डॉक्यूमेंट्री ऑन हिस्ट्री में आज कहानी बाबर की, जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद हिंदुस्तान में की मुगल साम्राज्य की स्थापना। अभिवादन स्वीकार करिए राहुल का। भारतीय इतिहास में बाबर की गिनती उन बादशाहों में की जाती है जिनको इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। शायद इसका कारण यह रहा हो कि हिंदुस्तान में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य लगभग 3.5 शताब्दियों तक चला, जबकि मुगल साम्राज्य की स्थापना के 5 वर्ष के भीतर ही बाबर की मौत हो गई। बाबर एक चगताई तुर्क था। वंश क्रम में वह पिता की ओर से तैमूर से छठे तथा माता की ओर से चंगेज से 15वें स्थान पर आता था, अर्थात 2 शासकों का रक्त उसके शरीर में बहता था या धरातल पर न दिखे असंभव है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबर को शासक बनने के लिए मध्य एशिया से हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना तक अनेकों संघर्ष करने पड़े। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म फरगना की राजधानी अंदिजान में हुआ। बाबर अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा और अपने पूर्वज तैमूर की विजयों से प्रभावित था। यही कारण रहा कि 28 साल की उम्र में ही उसने ताशकंद से लेकर काबुल तक का संपूर्ण मध्य एशिया का विस्तृत साम्राज्य उसने विजित कर लिया। लेकिन 1 वर्ष के भीतर ही बदख्शा को छोड़कर संपूर्ण मध्य एशिया का विस्तृत साम्राज्य बाबर के हाथ से निकल गया। कारण यह था कि बाबर और ईरान के शासक शाह इस्माइल के बीच शिया और सुन्नी मत के समर्थन को लेकर समरकंद की प्रजा बाबर से नाराज हो गई। उज़्बेकों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और बाबर को कुल ए मलिक नामक स्थान पर पराजित कर दिया। मध्य एशिया की असफलता के बाद बाबर ने काबुल की ओर रुख किया। काबुल में रहते हुए ही उसने हिंदुस्तान को विजित करने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। बाबर स्वयं लिखता है, काबुल की प्राप्ति से लेकर पानीपत की विजय तक मैंने कभी हिंदुस्तान जीतने का लक्ष्य नहीं छोड़ा। यह अलग बात हो सकती थी कि बाबर अगर मध्य एशिया की अस्थिर राजनीति में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में सफल रहता तो हिंदुस्तान जीतने का ख्वाब उसका पूरा नहीं होता। मध्य एशिया के कई अन्य आक्रमणकारियों की तरह बाबर द्वारा हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के कारणों में धन एवं साम्राज्य दोनों हो सकते थे। युगजीत नवलपुरी द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित पुस्तक बाबरनामा में बाबर लिखता है, हिंदुस्तान में गिनती भी बड़े ढंग से ठहराई है। 100,000 का लाख, 100 लाख का करोड़, 100 पदुम का शंख। गिनती का इतने ऊंचे जाना इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान बहुत मालदार है। 16वीं शताब्दी के आरंभ में ही दिल्ली की अस्थिर राजनीतिक स्थिति ने बाबर को हिंदुस्तान आने का अवसर प्रदान किया। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अनेक आमंत्रण भेजे गए, जिनमें दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा भी शामिल थे। मशहूर इतिहासकार लेलपूल ने लिखा है, 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत राज्यों का समूह मात्र था जो किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा सरलता से जीता जा सकता था। सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में देश में साधारण राजाओं का बोलबाला था और सुल्तान के आदेश का कोई सम्मान नहीं था। बाबर हिंदुस्तान में आने वाला ऐसा बादशाह था जिसने 1507 में ही बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। बादशाहत की उपाधि धारण करने के बाद वह हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं आना चाहता था, ना हिंदुस्तान में उसकी कोई रुचि थी। लेकिन वह अपने तुजुक-ए-बाबरी में खुद लिखता है कि राणा सांगा ने उसे भारत में आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। उसके पहले उसको इनवाइट करने वालों में दौलत खां लोदी जो पंजाब का सूबेदार था, इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, उसका चाचा आलम खां लोदी था। बाबर अब समझ चुका था कि हिंदुस्तान को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबर ने पहले पंजाब में प्रवेश करके हिंदुस्तान की स्थिति को समझने का प्रयत्न किया। इसी कारण उसने हिंदुस्तान पर 4 आक्रमण पहले किए। तब जाकर 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली विजय करने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम पानीपत का प्रथम युद्ध था। नवंबर 1525 में बाबर हिंदुस्तान को जीतने के उद्देश्य से काबुल से चला।
उस समय दौलत खां लोधी पंजाब में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसने बाबर के आगे शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया। इस परिस्थिति को देखते हुए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बाबर का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को लेकर पंजाब की ओर बढ़ना शुरू किया। दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सामने आ डटी। दोनों सेनाओं की वास्तविक संख्या कुछ भी रही हो, लेकिन इसमें संदेह की कोई बात नहीं कि इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बाबर की सेना की संख्या से अधिक थी। एक सप्ताह के छुटपुट युद्ध के बाद 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे पर टूट पड़ी। युगजीत नवलपुरी द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित पुस्तक बाबरनामा में बाबर लिखता है, सूरज के भाले भर उठने पर लोहा बजा था। दोपहर तक घमासान लड़ाई मच गई थी। धूल के बादल ऐसे थे कि हाथ को हाथ न सूझे। दिन का ढलना शुरू भी ना हुआ था कि बैरी पस्त हुआ। अल्लाह ताला की मेहरबानी ने काम ऐसा आसान कर दिया कि बैरी का वह अनगिनत लश्कर 1.5-2 पहर के अरसे धूल में मिलकर रह गया। 5-6 हज़ार तो सुल्तान इब्राहिम के पास एक ही जगह मरे थे। युद्ध में बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में ही मारा गया। बाबर की इस सफलता के कारणों में उसका तोपखाना और उसकी कुशल युद्ध नीति थी। बाबर की इस सफलता के बारे में जानकारी के लिए हमने प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा से बात की। बाबर जब हिंदुस्तान में 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो उसको पराजित करने में ये विधियां उसके बहुत काम आई। उसने सबसे पहले इस लड़ाई में अपने तोपों को आगे रस्सियों में बंधवा करके सुसज्जित कर दिया, और एक जो कुशल उस समय के तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, उनकी सेवाएं प्राप्त की, जो बड़े उत्तम कोटि के तोपची थे। उनका कोई मुकाबला नहीं था तोपों के मामले में। उसने तोपों के बीच बीच में कुछ स्पेस छोड़ रखे थे, जिससे कि उसके कुशल धनुर्धर, कुशल तीरंदाज जा करके दुश्मन पे वार कर सकते थे, और जब वो लौटते तो उसकी तोपें कवर फायर करती। शुरुआती दौर में उसने ये भी योजना बना रखी थी कि उसने अपने युद्ध भूमि में दोनों साइड में साइड आर्मी लगा रखी थी, और उसकी योजना थी कि वो शुरुआती दौर में पीछे हटेगा। पीछे हटने के दौरान उसने कुछ ट्रेंच भी खुदवा रखे थे, और उसको उन्होंने तमाम झाड़ियों वगैरह से ढक रखा था, जिससे कि अगर दुश्मन सेना आए तो उसमें वो मारे जाए, और उसके ट्रेंच ये काम भी आए। उस अपनी सेना के पीछे वह खुद स्वयं खड़ा था, जिसकी वजह से उसके सेना का मनोबल कभी गिरा नहीं, मनोबल मजबूत भी रहा। इसी वजह से उसने बाकायदा प्लान किया। उसने युद्ध के मैदान के दोनों तरफ अपनी साइड सेनाएं लगा रखी थी। आगे उसने अपने तोपों को रस्सी में बंधवा रखा था, और उसके साइड में बीच बीच में सैनिकों को आने जाने आने की व्यवस्था उसने की, जिससे सैनिक जाकर के सीधा दुश्मन पर हिट करते और लौट आते, और तोपें उस कवर फायर करती थी। उसके पीछे बाबर स्वयं खड़ा था, जिससे सैनिकों का जोश बना रहता था, और उसके पीछे उसकी रिजर्व आर्मी थी। इन सारी व्यवस्था से निश्चित तौर पर वह एक अनुभवहीन व्यक्ति पर भारी सिद्ध होगा, और ये बात ठीक भी सिद्ध हुई। इब्राहिम लोदी की एक और बड़ी कमजोरी थी कि इब्राहिम लोदी स्वयं हाथी पर सवार था, और उसके ज्यादातर सैनिक हाथी पर सवार थे, जबकि बाबर के सैनिक ज्यादातर घुड़सवार थे, जो तेज गति से चल सकते थे, और अपने घोड़ों पर ही बैठे बैठे वो 90 डिग्री पर 180 डिग्री पर मुड़ सकते थे और तीर चला सकते थे। किसी भी दशा में उधर से आ रही तीरों, भालों, तलवारों से बचने की उनमें कुव्वत थी। इसी वजह से वह उन पर भारी पड़ रहा था, और दोबारा आते आते उसने युद्धभूमि में ही इब्राहिम लोदी को मार दिया। ये मारना आसान भी था, किसी भी हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति पर निशाना लगाना आसान होता, और इसने इस कार्य को बड़े ही आसानी से पूरा कर लिया।
इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद बाबर इतना उत्साहित हुआ कि वह जब काबुल लौट करके गया तो अपने पूर्वज शाहरुख के नाम पर उसने चांदी के सिक्के जारी किए, और शाहरुख के नाम से जो सिक्के जारी किए उसने वहाँ के लोगों में, अपने सैनिकों में, जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन सब में उसे बंटवाया। इसे हम शाहरुखी सिक्के कहते हैं, चांदी का सिक्का है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वह कलंदर भी कहलाया। पानीपत युद्ध के पश्चात बाबर की मुख्य समस्या हिंदुस्तान के जीते हुए प्रदेशों को संगठित करना था। उत्तर भारत की साधारण जनता के लिए बाबर एक आक्रमणकारी था, इसलिए उत्तर भारत की साधारण जनता ने अपने सम्मान और धन की सुरक्षा के लिए गांव के गांव खाली कर दिए। इस विषय पर बाबर स्वयं लिखता है, नागरिक मुगलों से घृणा करते थे। सैनिकों के लिए गल्ला और घोड़ों के लिए चारा उपलब्ध कराना संभव नहीं था। दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त सभी स्थानों पर किलेबंदी कर ली गई थी तथा कोई आज्ञा मानने को तत्पर न था। इन सब कठिनाइयों के बीच बाबर ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। इस फैसले से उसके सैनिकों और साधारण जनता में बाबर के प्रति विश्वास तो बढ़ा, लेकिन इस फैसले ने राजपूतों को चौकन्ना कर दिया। राणा सांगा के बारे में विख्यात था कि उसने अपने जीवन में सैकड़ों युद्ध किए हैं। उसके शरीर पर 80 घावों के निशान हैं। यही बातें मुगल सैनिकों के नैतिक मनोबल को कम कर रही थीं। इसमें संदेह की कोई बात नहीं कि राणा सांगा बाबर की भांति अनुभवी और कुशल सेनापति था। यद्यपि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन पानीपत जीतने के बाद बाबर ने जब हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला कर लिया और चारबाग शैली में अपने महल को सुसज्जित करना शुरू कर दिया, तो राणा सांगा को लगा कि ये जाएगा नहीं क्या। उसने सोचा कि अभी इसके पांव बहुत अच्छे से जमे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बाबर को हिंदुस्तान से भगाना आसान होगा। राणा सांगा एक कुशल योद्धा था, अनुभवी था, बहुत सारे युद्धों में उसे लड़ने का अनुभव प्राप्त था। इसीलिए उसने हिंदुस्तान के सारे लोगों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, जहाँ जहाँ से संभव हो सकता था, उसने सारे हिंदुस्तान की लगभग सेना इकट्ठा करके खानवा के मैदान में उपस्थिति दर्ज की। बाबर जब खानवा के मैदान में जाता है तो इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को देख करके उसका और उसके सैनिकों का मनोबल गिरने लगता है। बाबर इसको अब चाहता था कि इस युद्ध को जीतने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई युद्ध नीति काम नहीं आ सकती, इसमें एक धर्म नीति शामिल किया जाना जरूरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, स्वयं गाजी की उपाधि धारण की और घोषित किया कि हमारे सैनिकों के लिए आज सारे हिंदुस्तान के काफिर मौजूद हैं। आज हिंदुस्तान के इन काफिरों का वध करके सारे सैनिक गाजी बन सकते हैं। यह अल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। अल्लाह के कार्यों में सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान होगा। उसने काबुल से ही मंगाई गई शराबों के हाले प्याले में नमक मिला करके उनको उड़लवा दिया और उसने इस बात को डिफाइन करने के लिए उसने कहा कि इस्लाम में शराब वर्जित है, हराम है। जब हम सभी गाजी होने जा रहे हैं तो इस नेक कार्य में शराब का सेवन क्यों। इससे सैनिकों में उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसने यह भी घोषणा की कि अब मुसलमानों पर लगने वाले जो तमगा कर हैं वह नहीं लगेंगे, यानी व्यापार में भी उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। इसके बाद, इस लड़ाई के बाद जो जाकर के सैनिक से भिन्न जीवन जीना चाहते हैं, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, उनको आम माफ़ी दे दी जाएगी। इससे बाबर के सैनिकों का उत्साह इतना अधिक बढ़ गया कि उन्होंने कुरान पे हाथ रख करके शपथ ली कि अंतिम समय तक अल्लाह के इस कार्य में वह शरीक रहेंगे, वह भागेंगे नहीं।
यह मनोबल उसके सैनिकों का बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुआ उस युद्ध में। खानवा की विजय के बाद हिंदुस्तान में बाबर की अन्य विजयों में चंदेरी और घाघरा की विजय थी। बाबर ने 29 जनवरी 1528 में चंदेरी पर हमला कर दिया। चंदेरी उस समय बुंदेलखंड और मालवा के बीच में स्थित था। उत्तर भारत से जाने वाले व्यापारिक मार्ग वहीं से गुजरा करते थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह बड़ा भी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर था और इसका जीतना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता। दूसरी बात ये थी कि मेदिनी राय जो चंदेरी का शासक था वह राणा सांगा की अधीनता में था। राणा सांगा की तरफ से उसने खानवा की लड़ाई में युद्ध में भाग भी लिया था बाबर के विरुद्ध। ऐसी स्थिति में बाबर का चंदेरी पर हमला किया जाना आवश्यक हो गया था। खानवा जीतने के बाद बाबर ने चंदेरी पर हमला किया, मेदिनी राय को पराजित किया। मेदिनी राय युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और बाबर ने इस लड़ाई को जीत लिया। बाबर ने चंदेरी जीतने के बाद 6 मई 1529 को घाघरा की लड़ाई लड़ी। घाघरा की लड़ाई जल और थल दोनों में लड़ी गई थी और इसका नेता महमूद लोदी था, जिसे बंगाल के शासक नुसरत खां का भी समर्थन प्राप्त था। इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद अफगान ये अनुभव करना शुरू कर दिए थे कि अफगानों की सत्ता समाप्त हो गई है। अब चगताई तुर्कों की सत्ता कायम हो चुकी है, पादशाहत कायम हो चुकी है। ऐसे में वह अफगानों की सत्ता फिर से स्थापित करने के लिए अपने आप को संगठित किए और संगठित करके बंगाल, बिहार होते हुए वो कन्नौज तक चढ़ा आए। जब बाबर को इसकी सूचना मिली तो बाबर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो भी सेना लेकर के पहुंचा और घाघरा की इस लड़ाई में भाग लिया। वास्तव में इस लड़ाई में भाग लेने से पहले वो बंगाल के शासक नुसरत खां को एक चिट्ठी भी लिखी कि वह इस लड़ाई में किसी प्रकार का सहयोग अफगानों को ना दे। हालांकि अफगानों की मदद नुसरत शाह करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी बाबर ने इस लड़ाई में विजय प्राप्त की और जब इस लड़ाई में उसने अफगानों को पराजित कर दिया, पराजित करके उनको एक किनारे लगा दिया, तो भी उसने नुसरत शाह से बैर मोल नहीं लिया, बल्कि उसके साथ एक संधि करके अपनी सीमाएं निर्धारित कर दी। बाबर मुगल वंश का प्रथम बादशाह था जिसने न केवल दिल्ली अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया, बल्कि मुगल शक्ति का केंद्र स्थान भी बनाया। उसके बाद के सभी बादशाह यह कभी न भूल सके थे कि उनके राज्य का केंद्र और शक्ति का स्रोत दिल्ली था। दिल्ली सुल्तानों की परंपरा रही थी कि वे खलीफाओं के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। बाबर ने इस परंपरा को तोड़ दिया। बाबर और उसके वंशजों ने अपने आप को पातशाह कहा। यह एक आडंबरी पदवी तो हो सकती थी, लेकिन मुगल वंश के किसी भी शासक ने नाममात्र भी खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। आगे चलकर बाबर के पुत्र हुमायूं द्वारा एक भिश्ती को कुछ घंटों के लिए पातशाह बना देना, यह घटना बताती है कि पातशाहत अब मुगल वंश की निजी संपत्ति हो चुकी थी। 1504 में काबुल जीतने के बाद बाबर ने 1507 में पादशाहत की उपाधि धारण की, अर्थात अब वह पादशाह बन गया। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बन गया बाबर। अब वह एक ऐसा बादशाह था जिसके साथ पादशाहत भी जुड़ी हुई थी, अर्थात पादशाह का तात्पर्य था अब उसे कोई हटा नहीं सकता था। दिल्ली के सुल्तानों की स्थिति इससे भिन्न थी। दिल्ली के सुल्तान खलीफा के अधीन अपने आप को मानते थे, अर्थात खलीफा जो इस धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता था, वह थियोरेटिकली दिल्ली के सुल्तानों का सर्वे सर्वा था, यानी सैद्धांतिक रूप से वह उन्हें हटा सकता था। लेकिन बाबर के संदर्भ में यह बात नहीं थी। बाबर चूंकि पादशाह था, इसलिए ही वॉज द इम्बोडिमेंट ऑफ हिज गवर्नमेंट, यानी अपने राज्य का वह सर्वे सर्वा था, उसे कोई नहीं हटा सकता था।
इससे बाबर ने हिंदुस्तान में एक नई परंपरा की शुरुआत की, अर्थात एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जिसमें सम्राट बादशाह था और साथ ही पादशाह भी था। इसका मतलब शासक के साथ साथ वह अपने राज्य का सब कुछ था, सावरीन था, अर्थात संप्रभु शासक था। बाबर के आगमन के साथ ही हिंदुस्तान में मुगलों के अंतर्गत बागवानी की कला अपने पूर्ण रूप में विकसित हुई। मुगल उद्यान मध्य एशियाई और ईरानी उद्यानों से काफ़ी प्रभावित थे। धौलपुर में बाग ए नीलोफर या कमल उद्यान बाबर द्वारा बनवाए गए मुगल उद्यानों का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग कराया, जो जहांगीर के समय तक प्रयोग में आता रहा। बाबर को इतना समय नहीं मिला कि वह हिंदुस्तान में अपनी कला और संस्कृति को समृद्ध करता, लेकिन चित्रकला को लेकर उसके मन में प्रेम था। उसने बेहजाद की चित्राकृतियों का बड़ा ही आलोचनात्मक अध्ययन किया। फरगना की राजधानी अंदीजान से चलकर काबुल के रास्ते हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। पहले उन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगे चलकर उनकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफजई द्वारा उन्हें काबुल ले जाया गया, जहां उन्हें एक उद्यान में दफना दिया गया।